नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारे आसपास की गति यानी मोशन। हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक बातों से, और फिर धीरे धीरे इसके मजेदार और जटिल पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल। क्या हम अभी सच में एक जगह पर रुके हुए हैं? देखने में लग सकता है कि हम अपनी जगह पर पूरी तरह से स्थिर हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र में कहानी कुछ और ही है। हमारी गति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हमें देख कौन रहा है। जी हां, विज्ञान में स्थिर होना पूरी तरह से एक रिलेटिव यानी सापेक्ष बात है। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले गति और संदर्भ बिंदु को परिभाषित करेंगे, फिर दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर समझेंगे। उसके बाद चाल, वेग और त्वरण की बात होगी। फिर हम ग्राफ के जरिए गति को विजुअलाइज करेंगे, गति के 3 महत्वपूर्ण समीकरणों को देखेंगे और अंत में एक समान वृत्तीय गति को समझेंगे। तो आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, गति और संदर्भ बिंदु को समझना। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किसी संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट के बिना गति को वास्तव में परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अगर कोई चलती बस में बैठा है तो वो बस के अंदर की चीज़ों के हिसाब से तो एकदम स्थिर है, लेकिन अगर बाहर खड़े एक पेड़ के हिसाब से देखें तो वो मोशन में है। यहाँ वो पेड़ ही हमारा संदर्भ बिंदु है। अब स्थिति या पोजीशन सिर्फ कोई एक नंबर नहीं है। किसी भी चीज़ की स्थिति बताने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: एक रेफरेंस पॉइंट, वहां से दूरी, और सबसे जरूरी दिशा। ये दिशा ही हमारे कैलकुलेशन में प्लस और माइनस के साइन लाती है। दाईं ओर गए तो धनात्मक और बाईं ओर गए तो ऋणात्मक। बहुत ही सिंपल। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, जहां हम दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तुलना करेंगे। इन दोनों को मापने से पहले हमें फिजिक्स के एक बहुत ही शानदार नियम को समझना होगा: अदिश और सदिश राशियां, यानी स्केलर और वेक्टर। होता यह है कि जब हम किसी सामान्य मात्रा या परिमाण में दिशा जोड़ देते हैं तो वह एक साधारण अदिश राशि से एक बहुत ही पावरफुल सदिश राशि बन जाती है। दिशा का जुड़ना सब कुछ बदल देता है। और दूरी तथा विस्थापन का अंतर इसी बात पर टिका है। दूरी का मतलब है तय किया गया कुल रास्ता, इसमें दिशा का कोई काम नहीं। लेकिन विस्थापन ये शुरुआत से अंत तक की सबसे छोटी एकदम सीधी दूरी है जिसमें दिशा होती है। कल्पना कीजिए कि अगर एक गोल मैदान का पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आ जाएं जहां से शुरू किया था, तो दूरी तो पूरा मैदान है, लेकिन विस्थापन वो बिल्कुल शून्य है ना कमाल की बात। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ: चाल, वेग और त्वरण। जिस तरह दूरी और विस्थापन अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल वैसे ही चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है। वेग असल में वो चाल है जिसे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि गति किस दिशा में हो रही है। चाल को दिशा से कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही गति की दिशा बदली, समझ लीजिए कि वेग भी बदल गया। और यहीं से एंट्री होती है फिजिक्स के एक बहुत ही भारी भरकम कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। आसान भाषा में कहें तो जब भी वेग में कोई बदलाव आता है, चाहे स्पीड बढ़े, कम हो या सिर्फ दिशा बदले, तो त्वरण होता है। और हां, अगर कोई तेज भागती कार अचानक ब्रेक लगाती है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं। यहां हम गति को ग्राफ के जरिए देखना सीखेंगे। ग्राफ हमें वो छुपी हुई जानकारी दे सकते हैं जो सीधे तौर पर नजर नहीं आती। ग्राफ की जो ढलान या स्लोप होती है ना, उसका मतलब ग्राफ के प्रकार के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। अगर हम स्थिति समय ग्राफ देख रहे हैं तो ढलान हमें वेग बताती है, लेकिन वही ढलान अगर वेग समय ग्राफ में हो तो वो त्वरण बन जाती है। अब इस वेग समय ग्राफ पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। फिजिक्स की एक बहुत ही शानदार तरकीब यहाँ काम आती है। अगर सटीक विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बस इस ग्राफ की लाइन के नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। जी हाँ, बस उस शेप का एरिया कैलकुलेट करना है और आपका जवाब आपके सामने होगा। अब आते हैं अपने 5वें भाग पर, गति के 3 शानदार समीकरण या काइनेमेटिक इक्वेशंस। ये तीनों समीकरण हमारे लिए एक अल्टीमेट टूल किट की तरह काम करते हैं। ये वेग, समय, त्वरण और विस्थापन को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये तभी काम करेंगे जब त्वरण एक समान या कांस्टेंट हो।
किसी भी सवाल को सॉल्व करने की चाबी बस यही है कि ये पहचान लिया जाए कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं और कौन सा समीकरण उन पर फिट बैठता है। इस तीसरे समीकरण पर जरा गौर कीजिए, क्या कुछ खास नोटिस किया? ये इकलौता ऐसा समीकरण है जिसमें समय यानी टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो अगर कभी किसी प्रॉब्लम में ये न दिया हो कि घटना में कितना समय बीता है, तो बेझिझक इस तीसरे समीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसे वक्त में सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगर कोई चीज एक गोल रास्ते पर एक जैसी चाल से घूम रही है, तो उसकी दिशा हर एक पॉइंट पर बदल रही है। और क्योंकि दिशा बदल रही है, इसका मतलब उसका वेग बदल रहा है। नतीजा, वो चीज लगातार त्वरित हो रही है, यानी उसमें लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है। भले ही चाल कांस्टेंट हो, पर त्वरण हमेशा रहेगा। इस वृत्ताकार गति का वेग निकालना बहुत ही सीधा और सरल है। बस उस गोल रास्ते की कुल दूरी ली जाती है जो असल में वृत्त की परिधि यानी सरकमफरेंस होती है, और उसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय से डिवाइड कर दिया जाता है। बस हमारा काम हो गया। तो इससे पहले कि हम इस एक्सप्लेनर को खत्म करें, आइए आज के इन मास्टर टेकअवेज को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेते हैं। गति हमेशा सापेक्ष होती है, दूरी और विस्थापन अलग अलग चीजें हैं, चाल और वेग भी एक नहीं है, और गोल घूमती हुई किसी भी चीज में हमेशा एक छिपा हुआ त्वरण होता है। दिशा और संदर्भ के बिना फिजिक्स पूरी तरह अधूरी है। अब इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सभी को लगता है कि हम पृथ्वी पर बिल्कुल आराम से स्थिर बैठे हैं, लेकिन अगर पूरे सौर मंडल के नजरिए से देखें तो हम कितनी तेजी से इस ब्रह्मांड में सफर कर रहे हैं। जरा सोचिए इस बारे में।